ये फाइट डीमन स्लेयर की सबसे इंटेंस और एपिक बैटल्स में से एक है। आज मैं तुम लोगों को इस फाइट का फुल ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। ये वीडियो इन्फिनिटी कैसल सीरीज का 6th पार्ट है और अगर तुमने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज जाकर उनको देखो। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम ऑलरेडी उन पार्ट्स को देख चुके हो तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्यू और तांजीरो के सामने आकाजा यानी कि अपर मून 3 आ गया है और अब जो होने वाला है वो है एक फुल ऑन हाई स्टेक्स बैटल जिसमें सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन्फिनिटी कैसल के अंदर हम देखते हैं कि मुजान खुद को एक कोकोन में बंद कर रहा है और धीरे धीरे लेडी तमायो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। लेडी तमायो को जो दर्द हो रहा है वो बिल्कुल अनबीरेबल है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और मदद के लिए भीख मांग रही थी। उसके बाद हम सेकंड सीन में कगाया की बेटी कुनाई को देखते हैं जो इन्फिनिटी कैसल के डिजाइन की आउटलाइंस ड्रॉ कर रही थी। उसे अचानक अपने परिवार की यादें आने लगती हैं जो कि कुछ ही टाइम पहले मार दिए गए थे। इस वजह से वो भागती है लेकिन उसका भाई किराया उसे रोक कर कहता है अभी भागने का टाइम नहीं है, अपना काम पूरा करो। कुनाई अपने आंसुओं को दबाकर काम पर वापस लग जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में सेंजिरो, रेंगोकू और उजुई तेंगिन की बातें सुनते हैं। दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज का दिन डीमन स्लेयर की हिस्ट्री का कितना क्रूशियल है। सारे डीमन स्लेयर्स अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस को बचाया जा सके। और फिर लास्ट में हम लोग साकुंजी और ओकोडाकी को देखते हैं जो नेजुको के सर पर बैंडेज लगा रहे होते हैं क्योंकि नेजुको की हेल्थ यहाँ पर बहुत ही सीरियस स्टेट में है और इसकी वजह ये है कि वो धीरे धीरे ह्यूमन बनती जा रही है। ये बैटल अब बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता जा रहा था। जो कगाया की बेटी है वो बहुत ही डिप्रेस्ड थी और सोच रही थी कि आज की फाइट सब कुछ बदल देगी। जब तांजीरो क्यू पहली बार मिले थे तो उन्हें लगा था कि कुछ बदलने वाला है और आज यहाँ पर वही हो रहा था। फिर इसके बाद आकाजा ने अटैक किया लेकिन तांजीरो ने उसके अटैक को डॉज करते हुए हिनोकामी कांगुरा से उसका हाथ काट दिया। आकाजा यहाँ पर शॉक में था क्योंकि तांजीरो ने इतना पावरफुल अटैक सरवाइव किया और उसके फेस पर एक कट भी मार दिया। आकाजा को याद आता है कि जब वह पहले तांजीरो से मिला था तब वह बहुत ही वीक था लेकिन अब तांजीरो एक हाशिरा लेवल का फाइटर बन गया था। आकाजा को रेंगोकू की बातें याद आई जिसमें रेंगोकू ने कहा था कि तांजीरो वीक नहीं है। अब आकाजा यहाँ पर समझ गया कि तांजीरो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर वह अपनी ब्लड डीमन आर्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। लेकिन तभी क्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग की थर्ड फॉर्म फ्लोइंग डांस के साथ अटैक कर देता है। आकाजा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो लास्ट 50 सालों से किसी भी वाटर हाशिरा के साथ नहीं लड़ा था। आकाजा अपना पावरफुल डिस्ट्रक्टिव डेथ मूव लॉन्च करता है लेकिन क्यू अपनी वाटर ब्रीथिंग के 11th फॉर्म डेथ काम से इस अटैक को इजीली न्यूलीफाई कर देता है। आकाजा यहाँ पर पूरी तरह से शॉक में था क्योंकि उसने ऐसी किसी टेक्निक को पहले कभी नहीं देखा था। ये टेक्निक क्यू ने खुद डेवलप की थी। उसके बाद तांजीरो ने आकाजा पर अटैक किया लेकिन आकाजा उस अटैक को डॉज कर रहा था और तभी क्यू तांजीरो को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। अब क्यू और तांजीरो दोनों मिलकर अटैक करते हैं। तांजीरो यहाँ पर बहुत पावरफुल हो गया था लेकिन अभी भी उसके पास क्यू के जितना एक्सपीरियंस नहीं था। क्यू अपनी स्ट्रेंथ और एजिलिटी से आकाजा को इम्प्रेस करता है और आकाजा उससे नाम पूछता है जैसे वो अपने हर ओपोनेंट से करता है लेकिन क्यू बिना किसी इंटरेस्ट के जवाब देता है कि मुझे डीमन से बात करने का शौक नहीं है। फिर आकाजा अपना शॉक वेव्स अटैक करता है जिसमें क्यू को बहुत ही पावरफुल किक लगती है और वो कई वॉल्स तोड़ते हुए इन्फिनिटी कैसल के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तांजीरो ये देखकर शॉक में हो जाता है और चिल्लाता है क्यू-सान। आकाजा ये सुनते ही अच्छा तुम्हारा नाम क्यू है कहकर अटैक कर देता है। तांजीरो रिप्लाई करता है सन ब्रीथिंग बर्निंग बोन समर सन लेकिन आकाजा का अटैक इतना पावरफुल होता है कि तांजीरो को दीवार में फेंक देता है। आकाजा उससे कह रहा है कि तुमने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ गेन की है और ये काबिले तारीफ है। और फिर रेंगोकू की इंसल्ट करते हुए बोलता है कि अगर वो मेरी बात मानता तो वो आज एक डीमन बन जाता लेकिन उसमें इतनी अकल कहाँ थी। ये सुन के तांजीरो का गुस्सा बढ़ जाता है। आकाजा तांजीरो को समझाता है कि मैं अपने ओपोनेंट्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता लेकिन अगर कोई वीक है तो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से वीक लोग खत्म हो जाएं।
तानजीरो ये सुनकर जवाब देता है कि जो आज वीक हैं वो कल स्ट्रॉन्ग जरूर बनेंगे और तुम भी खुद डीमन बनने से पहले वीक थे। तुमने ये पावर एक्सेप्ट की और नेचर का रूल है जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक की मदद करता है। फिर वो एग्जाम्पल देता है जैसे एक नया जन्म लिया बेबी वीक होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको मार देंगे क्योंकि वो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन सकता है। आकाशा को ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि तानजीरो की बातें सुनकर वो इतना इरिटेट क्यों हो रहा है। तभी आकाशा के कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है वो लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, हर कोई शुरुआत में वीक ही होता है लेकिन बाद में वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आकाशा को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मार देता है, लेकिन जब वह देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तानजीरो को कंफ्यूजन होती है कि आकाशा ने हवा में क्यों मार दिया। आकाशा का गुस्सा और भी बढ़ता है और फिर वो 1000 फ्लिक्स अटैक करता है। इस अटैक से जमीन हिल गई और तानजीरो बैकफुट हो गया। तानजीरो अपना डिस्टेंस बनाकर रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आकाशा का हर एक अटैक डेडली हो सकता था। फिर तानजीरो आकाशा की फाइट स्टाइल को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आकाशा उसे कोई वक्त नहीं दे रहा था। तानजीरो अपनी सन ब्रीथिंग सोलर हीटेज से काउंटर कर देता है, जिससे आकाशा की गर्दन थोड़ी सी कट गई थी लेकिन पूरी तरह से नहीं। आकाशा इस अटैक से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने तानजीरो की शॉट को प्रॉपर्ली देखा ही नहीं था। इसके बीच हम लोग देखते हैं कि रेंगोकू का छोटा भाई तानजीरो और बाकी डीमन स्लेयर्स के लिए प्रेयर कर रहा था क्योंकि आज का बैटल बहुत ही क्रूशियल था। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि सेंजोरू एक क्रो के जरिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लेटर भेजता है तानजीरो को। उस लेटर में सन ब्रीथिंग से जुड़ा कोई एक ऐसा सीक्रेट था जो शायद आकाशा को हराने में मदद कर सकता था, लेकिन जब क्रो बैटलफील्ड में आता है तब तानजीरो उस वक्त आकाशा से इंटेंस फाइट में उलझा हुआ होता है और क्रो लेटर देने में थोड़ा डिले कर देता है। अब सीन सीधा एक्शन पे शिफ्ट होता है। आकाशा जो क्लियरली पेस्ट ऑफ है तानजीरो की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उसका इंटेंशन साफ है उसकी स्वॉर्ड को तोड़ने का। अगर वो स्वॉर्ड टूट जाती है तो तानजीरो के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। तानजीरो थोड़ा सा पैनिक करता है और इंस्टेंटली आकाशा को एक सॉलिड हेडबुट मार देता है, बट लेट्स बी रियल, आकाशा पर इसका 0 इफेक्ट होता है। लेकिन तभी ग्यूतोमियो का फिर से एंट्री लेता है, कोल्ड काम एंड डेडली सीरियस। वो आता है और बिना किसी टाइम वेस्ट किए आकाशा के हाथ को गाड़ देता है, जिससे तानजीरो की स्वॉर्ड बच जाती है। ग्यू बोलता है अब बहुत हो गया, अब मैं सीरियस लड़ूंगा। ये सुनकर तानजीरो के चेहरे पर एक जेन्युइन रिलीफ और खुशी आ जाती है। ग्यू और आकाशा एक दूसरे को स्टेयर करते हैं। हवा में वो टेंशन लिटरली महसूस होती है। ग्यू बोलता है मुझे वैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बिना सोचे समझे तलवार घुमाते हैं, लेकिन तुम इतने पावरफुल हो कि तुम्हारे सामने लड़ने में मजा आ रहा है। आकाशा एक सेकंड में समझ जाता है कि ग्यू का मूवमेंट और उसके सेंसेस ऑल आर ऑन अनदर लेवल नाउ। आकाशा खुद भी मानता है कि असली ताकत उसी वक्त सामने आती है जब सामने वाला अपनी जान की बाजी लगा दे, और उसी पल ग्यू एक्टिवेट करता है अपना डीमन स्लेयर मार्क। फिर एक के बाद एक मूव्स उड़ने लगते हैं। आकाशा का डिस्ट्रक्टिव डेथ, कंपास नीडल एंड ग्यू का वाटर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट। ग्यू का ये स्ट्राइक आकाशा के राइट एंड को काट देता है, लेकिन आकाशा पीछे नहीं हटता। उसका एक पंच ग्यू को पीछे ढकेल देता है। इस पूरी फाइट को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है तानजीरो। वो समझ जाता है कि ग्यू अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही आकाशा की स्पीड और स्टेमिना भी स्काई हाई हो गई है। और यहीं पर एक इंटरनल रियलाइजेशन होता है तानजीरो को। उसे याद आता है आकाशा की वो बात जब उसने रेंगोकू की बैटल स्पिरिट की इंसल्ट की थी। इनोस्के ने उसको बताया था कि जब कोई किल इंटेंट के साथ हमला करता है तो वो उसको बिना देखे भी सेंस कर सकता है, लेकिन अगर कोई बिना किलिंग इंटेंट के पास आ जाए तो उसे पता तक नहीं चलता। और यहीं से तानजीरो को एक स्ट्रेटेजी सूझती है। फाइट में वापस ग्यू और आकाशा का क्लैश चलता रहता है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब तानजीरो को आकाशा के ऊपर सरप्राइज अटैक करने का मौका मिलता है। वह पूरी ताकत से जंप करता है, बट आकाशा उसका अटैक पकड़ लेता है और फिर उसको मॉकिंगली हंसते हुए काउंटर करता है। तानजीरो किसी तरह से पीछे हटता है, बट अब उसे समझ आ गया था कि उसने गलती कहां पर की थी। और यहीं पर आता है उसको एक इमोशनल फ्लैशबैक। तानजीरो को अपने फादर का चेहरा यहाँ पर दिखाई देता है।
वो हमेशा शांत रहते थे चाहे कुछ भी हो। एक बार तानजीरो ने अपने पापा से पूछा था कि जब आप हिनोकामी कांगोरा डांस करते हैं, घंटों तक परफॉर्म करते हैं, तो आप थकते क्यों नहीं हैं? उसके पापा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था कि मैंने इस डांस को मॉडिफाई किया है, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हटाए, फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करता, अब मैं सिर्फ एसेंशियल्स पर फोकस करता हूँ, इसलिए ये परफॉर्मेंस कभी एग्जॉस्टिंग नहीं लगती। और यहीं से तानजीरो को एक यहाँ पर नया पर्सपेक्टिव मिलता है। वो समझता है कि अगर वो अपनी मूव्स से सारी फालतू चीजों को निकाल दे और सिर्फ प्रीसिजन और पर्पस पे फोकस करे, तो वो भी आकाजा जैसी स्पीड और इंटेंसिटी को काउंटर कर सकता है। और फिर इसके बाद फ्लैशबैक यहाँ पर कंटिन्यू रहता है। और जब तानजीरो के पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी, एक रात वो अचानक तानजीरो को नींद से उठाते हैं कि चलो मेरे साथ पहाड़ों की तरफ, तुम्हें कुछ दिखाना है। तानजीरो आधी नींद में अपने पापा के पीछे पीछे चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलते ही एक सामने मैसिव वियर निकलता है, कम से कम 2 फीट से ज्यादा बड़ा और हद से ज्यादा पावरफुल। तानजीरो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसके पापा वो सिर्फ एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर उस दैत्य जैसे भालू के सामने खड़े हो जाते हैं। इसने कई लोगों को मारा है और अब ये हमारे इलाके में घुस आया है, मैं इसे अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा, वो कामली बोलते हैं। भालू गुस्से में दहाड़ता है और झपटता है, लेकिन जो तानजीरो की आंखों के सामने होता है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक होता है। उसके पापा ने एक स्मूथ मोशन में बिना किसी ओवर रिएक्ट के बियर का गला एक ही बार में चीर दिया था। तानजीरो स्टंट रह जाता है। पीप करते हुए वह यही सोच रहा था कि पापा ने ये कैसे किया। कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस शांति, जैसे कोई ट्री हवा में स्वे कर रहा हो। उसके बाबा पूछते हैं, तुमने सब देखा ना? तानजीरो चुपचाप सिर हिलाता है और रोते हुए उन्हें गले लगा लेता है। वो दोनों बियर की बॉडी के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। उसके पापा सिर्फ एक बात कहते हैं, जो आज सीखा है उसे कभी मत भूलना। तानजीरो अब समझ चुका था ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड था। अब हम यहाँ पर वापस आ जाते हैं उस मोमेंट पर जहाँ पर आकाजा ने तानजीरो की तलवार पकड़ ली थी और उस पर 5 बैक टू बैक अटैक कर दिए थे। हर स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि तानजीरो थोड़ा भी चौंक जाता तो वह वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन उसी वक्त तानजीरो एक बार ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देता है। अब वो आकाजा की पूरी मसल स्ट्रक्चर और उसकी ब्रेन एक्टिविटी सब कुछ क्लियरली देख पा रहा था। ही मर्जिस इनोस्के की बातों को अपने पापा की टीचिंग्स के साथ बिना किसी हार्टेड, बिना किसी इंटेंट के आकाजा के सिर को वह धड़ से अलग कर देता है। अब हम देखते हैं कि आकाजा ग्यू पर भारी पड़ने लगा है। उसने ग्यू के वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स को समझ लिया है और ग्यू का स्टेमिना भी तेजी से गिरने लगता है। आकाजा अब यह डिसाइड करता है कि इससे पहले ग्यू और भी ज्यादा कमजोर हो, मैं इसको यहीं पर खत्म कर दूंगा। तानजीरो दूर से यह पूरी फाइट को ध्यान से देख रहा था और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड अभी भी एक्टिव था। तभी आकाजा ग्यू की तलवार को तोड़ देता है। अब बहुत हुआ, अब तुम्हारा टाइम खत्म, वो कहता है और ग्यू के पेट में सीधा पंच मार देता है। लेकिन उससे पहले कि वो पंच कनेक्ट हो, तानजीरो लाइटनिंग की स्पीड में आकाजा के हाथ को काट देता है। आकाजा यहाँ पर शॉक्ड है, अभी अभी क्या हुआ? वो खुद भी कुछ नहीं समझ पाता, बस ये जान जाता है कि तानजीरो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आकाजा इसके बाद बिना समय गवाए अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव डिप्लॉय करता है। ग्यू उसे काउंटर करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। आकाजा ग्यू को दीवार में पीछे फेंक देता है और बोलता है, तुम भी रेंगोकू की तरह हो, लेकिन तुम में कुछ अलग बात है, डीमन बन जाओ। उसे लगता है कि तानजीरो मर चुका है, इसलिए वो तानजीरो की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाता, लेकिन असल में तानजीरो उसके पीछे ही खड़ा है। ग्यू मन में सोचता है, अब यही परफेक्ट मौका है, फिनिश हिम तानजीरो। तानजीरो चिल्लाता है, आकाजा। आकाजा उस पर हमला करता है लेकिन तानजीरो उसको इजीली टॉस कर लेता है। अब आकाजा रियलाइज करता है कि मैं इस बच्चे की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, जैसे कि ये कोई प्लांट हो। तानजीरो अपने पापा की तरह मूव कर रहा था, बिना किसी इमोशन और बिना किसी ईगो के। और फिर वो चिल्लाता है, सन ब्रीथिंग 7th फॉर्म। आकाजा का सर एक ही बार में उड़ जाता है। ग्यू यहाँ पर शॉक में पड़ जाता है, ये क्या था? आकाजा का सिर जमीन पर गिरने से पहले वो उसको पकड़ लेता है। अभी मैं हार नहीं मानूंगा,
वो चिल्लाता है। वो अपने शरीर को वो अपने सर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्यू अपनी टूटी हुई तलवार उठाकर आकाजा के सर पर फेंक देता है और वह उसके हाथों से छूट जाता है। आकाजा का सर यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तांजीरो और ग्यू दोनों को लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, बट इट्स नॉट। आकाजा का शरीर अभी भी अलाइव है और तभी आकाजा's बॉडी एक्टिवेट्स ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ, जो देखकर ग्यू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और इससे पहले तांजीरो ये देख पाता, आकाजा की बॉडी तांजीरो पर अटैक कर देती है और उसकी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ से तांजीरो को मारने लगती है, जिससे तांजीरो एक दीवार में फेंक दिया जाता है और बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि तांजीरो की बॉडी पर वो फिर से अटैक करे, ग्यू उसको बचाने के लिए आ जाता है और अपनी ब्रीथिंग फॉर्म स्ट्राइकिंग टायर से आकाजा की बॉडी पर अटैक कर देता है। लेकिन आकाजा की बॉडी पर आए कटने वाले मार्क्स पहले से भी ज्यादा जल्दी हील हो रहे हैं। ये देखकर ग्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, अगर आकाजा को तांजीरो को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को मरते हुए नहीं देख सकता। जैसे ही आकाजा ग्यू की बातें सुनता है, उसे किसी इंसान की याद आने लगती है। वो बंदा आकाजा से कहता है, तलवार हमारे दिल में है और जिस चीज से हम लड़ते हैं वो है हमारे हाथ। पर ये सुनकर आकाजा को कुछ भी याद नहीं आता और वह ग्यू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी 16 साल की एक लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, हाकुजी सान, अब वो समय आ गया है जब तुम ये सब बंद कर दो। वहीं दूसरी तरफ ग्यू देख रहा होता है कि आकाजा फाइट मोड में आ गया है, पर ग्यू की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, उसके अंदर अब लड़ने की ताकत नहीं बची। उसके दिमाग और उसके मसल्स भी काम करना छोड़ चुके हैं। लेकिन जो चीज उसे यहाँ पर खड़ा रख रही है वो है बस उसकी ब्रीथिंग। लेकिन यहाँ वो ये समझ नहीं पाता कि आकाजा से वो कैसे लड़ेगा। लेकिन जो भी हो, इस बार वो तांजीरो को आकाजा के सामने मरने नहीं देगा। आकाजा फिर से ग्यू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की फिर से आकर आकाजा का हाथ पकड़ लेती है और फिर से आकाजा को रोकने के लिए कहती है। पर आकाजा उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? लड़की कहती है, अब टाइम आ गया है कि हम आफ्टर लाइफ में आ जाएं। आकाजा कहता है, मुझे तांजीरो और ग्यू को मारना होगा। लड़की पूछती है, तुम्हें उनको क्यों मारना है? आकाजा बोलता है, मैं उन्हें मारकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और फिर वो लड़की पूछती है कि तुमको स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है? आकाजा कहता है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगा तो मैं अपने फादर के लिए मेडिसिन कर नहीं ले जा पाऊंगा। इस पॉइंट पर हमें डीमन स्लेयर सीरीज की सबसे ट्रेजिक बैक स्टोरी पता चलती है, जहां पे हम आकाजा का असली नाम हाकुजी देखते हैं। एक बच्चा जिसे गांव वालों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और इसी वजह से गांव वालों ने उसकी बॉडी पर कई सारे टैटूज बना दिए थे, जिससे ये दिख सके कि ये इंसान एक चोर है। टैटूज के साथ साथ उस बच्चे को इतना मारा गया था कि उसके पूरी बॉडी पर खून के निशान थे। फिर उस 11 साल के बच्चे यानी कि हाकुजी को गांव के मुखिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है और गांव का मुखिया ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि इतनी मार खाने के बाद भी ये बच्चा अभी भी हंस रहा है। इतनी ज्यादा इंजरी से कोई भी बड़े से बड़ा इंसान रो देगा और दया की भीख मांगेगा, पर ये बच्चा है, इसलिए गांव का मुखिया हाकुजी को शैतान का बच्चा बुलाता है, यानी कि डीमन चाइल्ड डिक्लेयर कर देता है। फिर गांव के लोग उसे छोड़ देते हैं और हाकुजी दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसे रास्ते में एक बुढ़ा इंसान मिलता है जो हाकुजी को बताता है कि उसके पापा को जब ये पता चला कि हाकुजी ने चोरी किया है सिर्फ अपने पापा के लिए, तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर हाकुजी पूरी तरह से हिल जाता है और फिर अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है और उनका आखिरी लिखा हुआ लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा था कि मैं एक बोझ हूँ हाकुजी के ऊपर और मैं कभी भी अपने बेटे को चोरी करते हुए नहीं देख सकता। ये पढ़कर हाकुजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर मेरे पापा को मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझको बता सकते थे, लेकिन सुसाइड तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने जितनी मार खाई थी उससे 10 गुना ज्यादा वो मार सकता था। मैंने उनके लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खुश नहीं कर सका। फिर हाकुजी को इंसान की बनाई हुई सोसाइटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता
लगता है। फिर वो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है, जहां पर उसे कुछ लोग मिलते हैं और उनसे हाकुजी की लड़ाई हो जाती है। 11 साल का बच्चा जिसके सामने 7 बड़े आदमी थे, लेकिन फिर भी हाकुजी उन सबको इतने ब्रूटल तरीके से मार डालता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता। 11 साल का बच्चा ये कैसे कर सकता है? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके पापा ने किसी का भला नहीं किया था, लेकिन फिर भी सोसाइटी प्रेशर में उन्होंने सुसाइड कर लिया। तभी उस गांव का एक मार्शल आर्टिस्ट उससे मिलता है, जहां पर हाकुजी ने उन 7 लोगों को मारा था। जैसे उसे पता चलता है कि ये बात सच है, वो हाकुजी को अपने डोजो ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले तो हाकुजी मना कर देता है, लेकिन फिर वो मार्शल आर्टिस्ट उसको मना लेता है। फिर वो हाकुजी के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम केइजो है और वो एक डोजो चलाता है। वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था, पर केइजो हाकुजी को अपने डोजो में रहने का ऑफर देता है। लेकिन उसकी एक बेटी थी जो काफी ज्यादा बीमार रहती थी, तो हाकुजी को उसका भी ख्याल रखना होगा। और उसकी बेटी को देखकर हाकुजी को अपने पापा की याद आती है, जो खुद भी बीमार रहते थे। हाकुजी को ये सब सुनकर अपने फादर की याद आती है। उसका दिमाग उस लेटर पर चला जाता है जो उसके फादर ने सुसाइड नोट के रूप में छोड़ा था। उसमें लिखा था कि हाकुजी, जीवन को एक नॉर्मल तरीके से जीना, तुम्हें कभी भी अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिला, पर अब तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। ये सब बातें सुनकर हाकुजी का दिल एकदम से रुक जाता है। उसके फादर का ये मैसेज इतना पावरफुल था कि उसने अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को दोबारा सोचा। हाकुजी को याद आता है कि उसकी लाइफ में कभी भी कोई नॉर्मल चीज ही नहीं थी। उसकी जिंदगी हमेशा स्ट्रगल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने पापा की केयर में गुजर गई थी। हाकुजी को कभी भी नॉर्मल बचपन नहीं मिला, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का वक्त नहीं मिला। सब कुछ एक ड्यूटी की तरह था। वो पहले तो अपने पापा को संभालता था और अब वो क्योकी की केयर करता था और पूरा टाइम अपनी ट्रेनिंग में लगा रहता था। क्योकी के साथ भी उसने कभी नॉर्मल डेट की ही नहीं थी, सिर्फ ट्रेनिंग और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी थी। एक दिन क्योकी उससे बोलती है कि आज रात हानाबी शो है और सुना है कि ब्रिज से देखने वाला व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन हाकुजी को लगा अगर वो आज शो नहीं देख पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भरोसा था कि अगले साल या फिर उससे भी अगले साल क्योंकि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वो दोनों मिलकर फिर से हानाबी शो देखेंगे। क्योकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाकुजी समझ नहीं पाता कि क्योकी क्यों रो रही है। उसे लगता है कि शायद क्योकी के डिप्रेशन और पर्सनल स्ट्रगल्स की वजह से उसको ऐसा रोना आ रहा है। फिर एक दिन मास्टर केइजो हाकुजी से बोलते हैं कि मैंने एक बार एक बुढ़े आदमी की मदद की थी और अपनी फाइटिंग स्टाइल का यूज करके उसको चोर से बचाया था। उस बुढ़े आदमी ने खुश होकर मुझे ये जमीन दी थी जहां पर मैंने अपना डोजो शुरू किया। ये बात सुनकर हाकुजी को पता चलता है कि काइजो ने कभी भी अपने पास्ट को अपनी फैमिली से नहीं छुपाया और कैसे डोजो का नाम बदल गया। मास्टर केइजो की बातों को सुनकर हाकुजी धीरे धीरे उसकी फैमिली का पार्ट बन जाता है। 2 साल बाद हाकुजी 18 साल का हो जाता है और क्योंकि 16 साल की हो जाती है। और फिर एक दिन जब हाकुजी अपना रूटीन फॉलो कर रहा होता है, तब मास्टर केइजो उससे पूछता है कि क्या तुम डोजो संभाल सकते हो और क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। ये बात हाकुजी के लिए एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और यहाँ पर हाकुजी और क्योकी दोनों ही नर्वस हो जाते हैं। इसके बाद हाकुजी को अपनी फादर की बातें याद आती हैं। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि हाकुजी, तुम्हें अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना है और जो भी तुम चाहते हो वो तुम अपनी मेहनत से पाओगे। ये वही मोमेंट था जब हाकुजी को अपनी जिंदगी को फिर से नए तरीके से जीने की जरूरत समझ में आई थी। अब इस पॉइंट पर हाकुजी फाइनली डिसाइड करता है कि अब उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है, बस 2 लोगों को प्रोटेक्ट करना, मास्टर केइजो और कोयुकी। चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मैं दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये प्रॉमिस उसके दिल में चुभते हुए एक ताजे घाव की तरह था, पर उस प्रॉमिस में एक सोल्जर वाली फायर थी। फिर इसके बाद वो अपनी फादर की ग्रेव पर जाता है एक छोटी सी खुशी शेयर करने के लिए, बताने के लिए कि फाइनली उसको लाइफ में एक रीजन मिल गया है जीने का। पर जब वो उस शाम डोजो की तरफ वापस लौट रहा था, तभी एक आदमी उसको रास्ते में रोककर बोलता है कि तुम्हारे डोजो के कुएं में पॉइजन मिलाया गया था और वो भी किंजियो डोजो के लोगों ने। हाकुजी का दिल वहीं पर थम जाता है। वो दौड़ता है,
भागता है, लेकिन जब वो डोजो पहुंचता है वहां पर उसे मिलता है सिर्फ 2 डेड बॉडीज, मास्टर कीसो और कोयोकी जमीन पर पड़े हुए, शांत लेकिन हमेशा के लिए चले गए। उस मोमेंट में एवरीथिंग इनसाइड हाकुजी ब्रेक्स। वो याद करता है कोयोकी के साथ बिताए हुए वो सारे मोमेंट्स, जब वो दोनों एक वुडन ब्रिज पर बैठे थे हानाबी शो देखने के लिए। जब कोयोकी ने कहा था कि अगर इस साल नहीं देख पाए तो नेक्स्ट ईयर जरूर देखेंगे, और हाकुजी ने हंसते हुए वादा किया था, मैं उस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। बट नेक्स्ट ईयर तो क्या, कोयोकी अब कुछ देखने के लिए ही नहीं बची थी। उसकी माँ ने पहले ही सुसाइड कर लिया था और अब कोयोकी भी चली गई, एक ऐसी लड़की जो बचपन में बीमार थी लेकिन हाकुजी के साथ खुद को नॉर्मल महसूस करती थी। उसी ने तो हाकुजी को प्रपोज किया था उस रात, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और बिना सोचे हाकुजी ने हाँ कर दिया था। पर अब वो प्यार, वो वादे सब कुछ मिट चुके थे। और फिर उसके बाद होता है वो भयानक सीन। एक 18 साल का लड़का अपने हाथों से पूरे डोजो के 67 लोगों को मार देता है, सिर्फ हाथों से। नो वेपन्स, नो टूल्स, जस्ट अ रॉ रेज, ब्रोकन हार्ट। और वो आग जो उसने खोया था वो दुनिया को छीनने के लिए उठी थी। उस डोजो में हर इंसान की बॉडी टुकड़ों में बटी हुई थी, हर दीवार खून से सनी हुई थी। वहाँ का डोजो एक बैटलफील्ड बन चुका था। फिर एक सीन में एंट्री होती है किबित्सुशी मुसान की। वो यहाँ पर हैरान होता है कि एक इंसान बिना किसी डीमन ब्लड के 67 ट्रेंड फाइटर को मार सकता है। वो सोचता है क्या मैंने यहाँ पर किसी डीमन को भेजा था? पर नहीं, ये काम किसी डीमन का नहीं था, ये काम एक इंसान का ही था, एक आत्मा का जो कि सब कुछ खो चुका था। मुसान हाकुजी के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम पावरफुल हो, तुम अपर मून बन सकते हो, डीमन बनना पसंद करोगे? हाकुजी बस एक लाइन बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच में अब उसके पास खोने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचा था। और वहीं से जन्म हो जाता है आकाजा का, अपर मून 3 डीमन, जो दुनिया के लिए एक विलन था पर असलियत में वो एक टूटा हुआ इंसान था जो सिर्फ प्यार करता था। एक ऐसी फाइट के एंड में जहां उसका सब कुछ टूट चुका था, कहता है, मेरी स्टोरी बस एक बोरिंग और एक बेकार कहानी थी। वो लाइन उसकी टूटी हुई आत्मा की फाइनल कन्फेशन थी। इसके बाद रियल टाइम में हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और सबसे पहला रिएक्शन होता है शॉक्ड, बिकॉज आकाजा अभी भी जिंदा था। इनफैक्ट उसने अपना सर रीजनरेट कर लिया था। तांजीरो यहाँ पर तुरंत रिएक्शन देता है और हिनोकामी कांगुरा का डेडली मूव एक्टिवेट करता है, लेकिन इस पॉइंट तक उसका शरीर इतना वीक हो चुका होता है कि उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। पर क्योंकि वो आकाजा के बहुत ही क्लोज आ चुका होता है, एक डेस्परेशन मूव में ही वो आकाजा को पंच मार देता है, एक सिंगल पंच। लेकिन उस पंच में थी वो बर्निंग विल पावर जो हर वॉरियर के दिल में होती है। उस पंच का इम्पैक्ट आकाजा के दिमाग में मास्टर केइसो का पंच जगा देता है और उसी मूवमेंट में फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। आकाजा को याद आता है वो लोग जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो दूसरे इंसानों के कान में पॉइजन डालते हैं, जो कभी सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं करते। उसे ऐसे लोगों से हमेशा चिढ़ थी। बट आयरनी ये थी कि वो खुद डीमन बन के वैसा ही बन चुका था। उसने अपनी मास्टर की फाइटिंग स्टाइल को अपना हथियार बना लिया था गलत काम के लिए। उसने अपने फादर की आखिरी वर्ड्स को और अपने मास्टर की टीचिंग्स को कभी हॉनर ही नहीं किया। और तभी गिल्ट और रिग्रेट उसके अंदर आग की तरह उठता है। आकाजा यहाँ पर अपनी एक्टिवेट करता है अल्टीमेट ब्लड डीमन आर्ट, डिस्ट्रक्टिव डेथ फाइनल फॉर्म। उसकी बॉडी से निकलती है इंटेंस ब्लेजिंग ऑरा। तांजीरो और ग्यू पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन तभी तांजीरो देखता है कि आकाजा मुस्कुरा रहा होता है और उस मोमेंट में आकाजा खुद अपने आप को उस ब्लड डीमन आर्ट से खत्म कर देता है। वो मोमेंट एक आत्मा की लिबरेशन थी। तांजीरो और ग्यू स्टन्ड रह जाते हैं, पर तांजीरो के दिल में एक यूनिक सीन डेवलप होता है। वो महसूस करता है कि आकाजा ट्रूली
ऐसे रिलीव्ड है जैसे सालों बाद किसी ने मुक्ति पाई हो, जैसे एक टूटी हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिली हो। बट स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाजा की बॉडी में अभी भी मुजान का ब्लड सर्कुलेट कर रहा था, जो रीजनरेट होने लगता है। चाहे वो मरना चाहता हो, पर मुजान उसको जिंदा रखना चाहता है। आकाजा ट्राइज टू फाइट द रीजनरेशन। वो कहता है मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई विक्ट्री नहीं चाहिए, मैं अब बिल्कुल भी चीट नहीं करूँगा। तभी आकाजा की स्पिरिट अपने फादर से मिलती है, जिन्हें देखकर आकाजा बस एक ही चीज कहता है, क्या अब भी मैं ठीक हूँ? आकाजा के फादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ हाकुजी, तुम ठीक हो, तुम इंसान हो। आकाजा यानी कि हाकुजी जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और हर गिल्ट के लिए अपने मास्टर और फादर से माफी मांगता है। तब मास्टर केइसो अपने हाथ उसके सिर पर रखते हैं और कहते हैं, किसी भी इंसान को गलती सुधारने का मौका जरूर मिलना चाहिए और हम तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हैं। और ये मोमेंट एकदम इमोशनल क्लोजर था। लेकिन तभी मुजान की हॉन्टिंग वॉइस फिर एक्टिवेट होती है। वो आकाजा के सर को पकड़कर चिल्लाता है, तू सिर्फ मेरा है, तू एक डीमन है, सिर्फ मुझे सर्व करेगा। आकाजा की बॉडी फिर से रीजनरेट होने लगती है, पर तभी कोयुकी की स्पिरिट आ जाती है और वो जेंटली कहती है, अब वक्त आ गया है हम दोनों के एक साथ आगे बढ़ने का। कोयुकी हग्स हाकुजी, वो रोता है, माफी मांगता है, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। लेकिन कोयुकी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है हाकुजी। और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसी पोज में आकाजा की बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो शांति से कोयुकी के साथ आफ्टर लाइफ में चला जाता है। और फाइनली अपर मून 3 आकाजा यहाँ पर मर चुका होता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक मॉन्स्टर के दिल के पीछे कितनी अधूरी कहानियां छुपी होती हैं? आकाजा की कहानी हम लोगों को ये सिखाती है कि इंसान हो या फिर डीमन, वो अपने कर्मों से कभी भी डिफाइंड नहीं होता और कभी कभी वो लोग भी रिडीम्पशन डिजर्व करते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और यही चीज है डीमन स्लेयर की सबसे बड़ी खूबसूरती। यहाँ हर एक विलन, हर एक डीमन एक इंसान होता है, टूटा हुआ, भटका हुआ, पर अंदर से एक इंसान ही है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट इस वीडियो में कौन सा था। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बार भी जब किसी ब्रोकन सोल की कहानी सुनाएं तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें। और याद रखो, हर एक विलन का अंत एक नई कहानी की शुरुआत होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए अंदाज और एक नए जज्बात के साथ।